अभिनंदन करता हूं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज गिरावट, 17,900 के पास पहुंचा निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा पिटाई, करीब 550 अंकों की गिरावट। मिड कैप भी दिन के निचले स्तर पर। बाजार को पसंद नहीं आया बजाज फाइनेंस के Q3 अपडेट, 10 साल के निचले स्तर पर पहुंचा किसी एक तिमाही का AUM ग्रोथ, शेयर 8% से ज्यादा फिसला। बजाज फिनसर्व में भी 6% से गिरावट। टायर शेयर्स में रफ्तार, क्रूड और रबड़ की कीमतें घटने से चमकी टायर कंपनियां। अपोलो टायर, बालकृष्ण, MRF सभी 3% से ज्यादा ऊपर। कच्चा तेल घटने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी तेजी। कच्चे तेल में गिरावट का फायदा मैरिको के Q3 में डिमांड रिकवरी के संकेत के बाद FMCG शेयर्स में तेजी, 1% उछला निफ्टी FMCG इंडेक्स। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और मैरिको 2% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले CM योगी का मुंबई में मेगा रोड शो। रिलायंस, टाटा, अदानी, बिरला ग्रुप समेत देश के दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट से होगी मुलाकात। यूपी में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। नजरिया एक बाजार का देखते हैं। नजरिया अच्छा नहीं है। 150 पॉइंट नीचे है निफ्टी। सुबह हमने जब ग्लोबल मार्केट की चर्चा की थी तो आपसे ये बात मैंने कही थी कि मार्केट का सेटअप ठीक नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं वहाँ पे। और जो फैक्ट्री आउटपुट का नंबर आया है, ये जो फेड के मिनट्स आए हैं, या क्रूड में जो इतनी नरमी है, ये सब संकेत सेटअप के लिए बेहतर नहीं दिख रहे हैं। इसलिए एक प्रेशर मार्केट पे रहेगा और वैसा ही दिख भी रहा है। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे है इस वक्त और खुले सारे अच्छे थे ग्रीन में, लेकिन वहाँ से लगातार दबाव बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि दुनिया भर में अब वो चिंताएं सामने आ रही हैं। और लगातार मैं आपको ये याद दिलाता रहता हूँ कि जनवरी में यानी Q4 के नतीजे जब US में आएंगे और हमारे Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी कि कंपनी की ग्रोथ पे क्या असर पड़ा, उनके मार्जिन पे क्या असर पड़ा और किस तरीके का सिनेरियो बनता दिख रहा है। तो फिलहाल आज का मार्केट एक वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है। एक व्यू ले लेते हैं गाबा सर से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाबा सर नमस्ते। और गिरावट थोड़ी बढ़ गई सुबह की तुलना में, तो क्या करना चाहिए इस वक्त निफ्टी में? गिरावट बढ़ी तो ठीक ही, नॉर्मल है, क्योंकि हमने कल इसी वक्त बात की थी कि लो लेवल्स मैंने कहा था कंफर्टेबल जोन का खरीदने का 17,800 और 900 के बीच में, तो वहां पर तो पहुंचा है। कंफर्ट मिसिंग है अब भी, क्योंकि कल का जो लो था सही लो नहीं था, एक नया लो आना था। जब मैं चार्ट देखता हूं तो और थोड़ा बाकी है लो, पॉसिबल 17,800 के आसपास। क्या वहां पर बाइंग करूंगा अगर वहां पर जगह अच्छी बन जाएगी, लेकिन बाइंग के लिए स्ट्रेंथ नजर आती है या वीकनेस कम हो। और आज एक्सपायरी है तो शायद कल मौका मिले, आज ना मिले, लेकिन 17,800 पॉसिबल है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में करीब 42,000 पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 42,359 पर, तो लगता है कि थोड़ा पेन बाकी है बैंक निफ्टी में भी, क्लैरिटी मिसिंग है ऑन द लॉन्ग साइड। ये कल हमने 1 बजे इसी वक्त बात की थी। बजाज फाइनेंस में गाबा सर 7.5% नीचे। ये आज सुबह अनुज डिस्कस कर रहे थे, क्या यकीन कर रहे थे क्या बजाज फाइनेंस पे थोड़ा रेटिंग हो रहा है। मुझे तो वीकनेस है इस पे, शायद रिलायंस जियो फाइनेंस का कुछ चक्कर है यहाँ पे, स्ट्रक्चरली वीक नजर आता है इसमें। अब भी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। बजाज फाइनेंस में भी और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। गाबा सर 2 सेक्टर FMCG तो सुबह से चल रहा है। टायर वाली कंपनीज में अब रनअप है। अपोलो टायर्स में 3% की तेजी, बालकृष्ण में तेजी है 3% की, MRF में तेजी है। कौन सा अच्छा लगता है आपको? कोई टायर कंपनी अच्छी लगती है क्या? ये क्रूड प्ले चल रहा है मेरे ख्याल से। क्रूड का दाम कम हुआ है, इसलिए अपोलो टायर्स में फायदा हो रहा है। लेकिन अपोलो टायर्स में स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ है, साइडवेज जोन है, अप मूव ऑन है, बायस मोड पर है। 320 325 अपोलो टायर्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, खरीद लीजिए, आराम से बैठेंगे। 340 345 350 भी आता है जिन्होंने देख पाएंगे, तो डिप्स बायबल है इसमें, इतना कह सकते हैं। यस, बाय मोड पर है, लेकिन आज खरीदना है वो मुझे लगता नहीं। पेन पॉइंट अब तक क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि स्टॉप थोड़ा डीप होगा। स्टॉप थोड़ा डीप होगा जी। ये तो दिक्कत की बात। गाबा सर मार्केट जो है ना एक बड़ी दुविधा में फंस गया है
जी कि कैसे अपनी रफ्तार आगे बढ़ाएं, क्या करें, और वो एक जो है चुनौती बनती जा रही है। कई सारे स्टॉक हैं जहाँ पे खबरों के दम पे जो है बड़ी तेज़ी बनी थी, अब वहाँ पे काफ़ी तेज़ गिरावट। जैसे एक और स्टॉक गाबा जी अपने रडार पर डालिए, उज्जीवन हाँ जी 259 रुपए का है, 5% नीचे है। यस। अब उज्जीवन का चार्ट देखता हूं तो 220 के करीब से लौटा है, ऊपर गया हुआ है और 290 के आसपास गया था, वहां पर जो सेलिंग प्रेशर आ गया। अब ये जो अपमूव था, रिएक्टिव अपमूव था, ऊपर तो गया था लेकिन नीचे आने के लिए अब डाउनमूव फिर शुरू हो गया उज्जीवन में। फिर देखेंगे 220 का जोन पॉसिबल है कि और लेवल देखे उज्जीवन में, तो बेचने की जगह भी अच्छी है। 270 का स्टॉक कराएं तो मेरे ख्याल से और भी लोअर लेवल देखेंगे। आज जो मूवमेंट थोड़ी दिखाई दे रही है, शायद फार्मा में दिखाई दे रही है, शायद कंज्यूमर प्रोडक्ट में दिखाई दे रही है, गिने चुने स्टॉक्स है, डिफेंस है, छुपने की जगह है, वो छुपने की जगह है, स्ट्रेंथ नहीं है। छुपने गावा सर एक और छुपने वाला स्टॉक है, मतलब छुपने इन द सेंस उनका बिजनेस होटल का है, लेमन ट्री। 100 के ऊपर की इसने रैली अभी हाल फिलहाल में मारी है, अभी ये 78 रुपये पे है, मतलब रफली 22-23% करेक्ट हुआ है। बिल्कुल पलटेगा क्या ये? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस आता है, वहां पर सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर 70 आया था, फिर 30% डाउन आया था, फिर एक अपमूव मिला, वो अपमूव भी रिएक्टिव था, फिर वहीं से 85 के आसपास फिर टर्न हो गया, फिर लोअर लेवल देखेंगे। अब मुझे लगता है 70 फिर पॉसिबल है और 70 भी ब्रीच हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन 70 के आसपास सपोर्ट है, शायद वहां पर सपोर्ट है। तो लगता है यहाँ पर 78 पर ट्रेड कर रहा है, 70 इज अराउंड 10% डाउन फ्रॉम हियर, स्टिल पॉसिबल लेमन ट्री में, यस। चलिए, खैर ये स्थिति बनती हुई दिख रही है और मार्केट पे अच्छा खासा प्रेशर ऊपर से बिल्ड हो गया है। देखते हैं कि आगे कैसे था। चलिए अब आज की कंपनी के बारे में हम बातचीत करते हैं। आज एसएमई कॉर्नर है हमारा, इस पे हम बातचीत करेंगे चमन मेटेलिक्स के प्रमोटर रमेश अग्रवाल जी से। ये कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पे अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो बेसिक्स पे हम लोग बातचीत करेंगे कि कंपनी क्या करती है, जो फंड रेज करने वाले हैं उसका क्या इस्तेमाल करेंगे और कंपनी की पूरी दशा दिशा क्या चीज़ है। थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं। हमारे साथ जो जानकारी हमने जुटाई है, रमेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये एनएससी इमर्ज जो एसएमई एक्सचेंज है उस पर लिस्ट होगी और इसका इशू जो है 4 से 6 तारीख तक के लिए खुला हुआ था। इशू साइज़ जो है 24 करोड़ 21 लाख का है और अगर आप लेना चाहते हैं स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए 3000 शेयरों की लॉट साइज़ होगी और जो इशू प्राइस है वो 38 रुपये का रखा गया है यहाँ पे, तो यानी लगभग एक लॉट 1,14,000 के आसपास की बनेगी। रमेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो मुझे एकदम ये बताइए कि ये जो चमन मेटेलिक्स है क्या काम करती है सर? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चमन मेटेलिक्स लिमिटेड जो है ये स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, और चंद्रपुर में, महाराष्ट्र चंद्रपुर में हमारा यूनिट है और लगभग 72,000 टन पर एनम की हमारी कैपेसिटी है। जी। रमेश जी थोड़ा सा मतलब खुल के बताइए कि हम लोग के जो दर्शक हैं ना वो बहुत सारी जानकारी समझना चाहते हैं कि ये स्पॉन्ज मेटल आपने बताया, ये क्या होता है? स्पॉन्ज मेटल किस इस्तेमाल में होता है, कैसे इसको आप बनाते हैं, आप जिनको बेचते हैं वो कौन लोग हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ये बताइए जरा। सर देखिए, दरअसल स्पॉन्ज आयरन स्टील बनाने के 2 रूट होते हैं सर। एक तो ब्लास्ट फर्नेस रूट है, जो बड़े स्टील प्लांट हैं, सेल है और जेएसडब्ल्यू है, जेएसपीएल है, वो उस रूट पे चलते हैं। बाकी जो अधिकतर जो स्पॉन्ज आयरन जो बनता है, इसको डायरेक्ट रिड्यूस आयरन भी कहते हैं। ये आयरन ओर और डोमेस्टिक आयरन ओर और डोमेस्टिक कोल से ही बन सकता है, इसलिए ये भारतवर्ष में इसका ज्यादा चलन हुआ और बहुत सारे यूनिट्स इसके लगे। और ये भी एक तरीके से स्क्रैप को रिप्लेस करता है। जब आप मेल्टिंग करते हैं, स्टील मेल्टिंग करके आप बिलेट या इंगट्स बनाते हैं और आगे टीएमटी सरिया बनाते हैं उससे, तो उसका ये रॉ मटेरियल है। लगभग 70 से 80% स्क्रैप को रिप्लेस करके स्पॉन्ज आयरन का उपयोग होता है। इसका बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है वो आयरन ओर और कोल है, जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल है, और थोड़ा बहुत डोलोमाइट लगता है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजों को, एक क्लीन होती है रोटरी क्लीन, उसके अंदर इसको चार्ज किया जाता है और ये फायर होता है। तो जो कोल में कार्बन होता है वो आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको रिड्यूस करके उसको एक सर्टेन मेटल लेवल पे लेके आता है, जिसको फिर डायरेक्ट स्टील इंडक्शन फर्नेस में या आर्क फर्नेस में
मेल्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है और इसका उपयोग जो है हिंदुस्तान में लगभग 2000 इंडक्शन फर्नेस लगी हुई हैं, जिसके अंतर्गत इसका एज ए रॉ मटेरियल इसके अंदर इसका उपयोग होता है। ओके, तो कौन कौन सर आपके ग्राहक हैं, किसको आप अपना ये माल बेचते हैं? सर हमारे ग्राहक तो वैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे जालना के आसपास, वाड़ा के आसपास और नागपुर के आसपास बहुत सारी फर्नेसेस हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लगभग 150 इंडक्शन फर्नेस हैं और महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी हमारा मटेरियल जाता है। तो इस तरीके से डिमांड बहुत है, लोकल डिमांड बहुत है इसकी, कोई डिमांड का कोई इशू नहीं है सर। ओके सर, ये बताइए राजेश जी कि जो आपकी कॉस्ट है, जब आप ये बनाते हैं और उसके बाद बेचते हैं उनको, तो दो तरह के मार्जिन है, एक ऑपरेटिंग मार्जिन होगा, एक नेट मार्जिन। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बनाई और उनको 110 की बेची, तो मुझे मार्जिन समझाइए कितना है आपका? सर अभी जो कंपनी ने जो लास्ट ईयर जो मार्जिन किया है वो 6% का नेट मार्जिन किया है, 6% का आफ्टर टैक्स। तो और जो कि जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और हमारा जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो है हमारा 9 करोड़ 34 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 78% का ग्रोथ था उसमें। और करंट ईयर 6 मंथ्स में अभी तक हम लोग 681 करोड़ कर चुके हैं, 6.81 करोड़ कर चुके हैं और एनालाइज करेंगे तो दिस इज बेटर देन लास्ट ईयर, बट एट द मोमेंट 6 मंथ्स का ये रिजल्ट है। तो इज क्वाइट प्रॉमिसिंग एंड क्वाइट ग्रोथ ओरिएंटेड। अच्छा, डिमांड का कोई इशू नहीं दिख रहा? आजकल लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी मंदी आ रही है, डिमांड कम हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सब बातें आप लोग भी सुनते होंगे? ऐसा सुनते तो हैं सर, सुनते तो हैं, बट स्टील का जो प्राइसेस है इंडिया में वो वर्ल्ड वाइज बहुत कॉम्पिटिटिव है। हम लोग काफी कम पे हैं। इनफैक्ट इंडिया से स्टील बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, बीच में चाइना भी एक्सपोर्ट हो रहा था और जो प्राइसेस हैं बीच में बढ़ गई थी, बट गवर्नमेंट ने फिर पैलेट के ऊपर जब थोड़ा कस्टम ड्यूटी लगाया तो प्राइसेस डाउन आए। अभी प्राइसेस काफी ठीक है, स्टेबल है और मेटल में डिमांड अच्छी है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पे, तो डिमांड ओवरऑल बहुत अच्छी है। और हमारे लिए तो इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस और से एक कंपोजिट यूनिट है जहाँ टीएमटी और फर्नेस दोनों है, तो उनके लिए हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल हम लोग बनाते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर डिमांड। डिमांड बहुत अच्छी है सर, डिमांड का कोई इशू नहीं हमारे लिए। डिमांड का कोई इशू नहीं, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती होगी, वो तो खैर। प्राइसिंग इट इज अ कमोडिटी सर, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज द इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑल दोस फिगर्स। तो अच्छा राजेश जी, ये लोग कहते हैं कि कमोडिटी एक साइकिल होता है, खास तौर पे मेटल में। तो अगर हम समझने के लिए आपसे पूछें कि इस समय हम कमोडिटी यानी मेटल के साइकिल के किस जगह पे हैं? एकदम पीक पे है, शुरुआत में है, या ढलान पे है, कहाँ पे हैं हम लोग? सर अभी तो मुझे जो लगता है, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि अभी हम लोग तो अभी चढ़ान पे हैं, न ढलान पे हैं न पीक पे हैं। चढ़ान हम लोग अभी चढ़ने की ओर है जी। मैटर आगे मार्केट शुड बी गुड। ओके, मार्केट अच्छा है और अभी साइकिल के हम लोग स्लोप जो बनता है उसमें हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी पीक नहीं हुआ है। अब ये बताइए कि जो ये पैसा आप इकट्ठा करेंगे इशू से, इसका क्या करेंगे? सर इसको तो अभी जो हमारा पर्पस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, प्लस टू मीट आउट दी इशू एक्सपेंसेस, यही है सर। अभी कितना शेयर होल्डिंग आपकी बचेगी इस इशू के बाद? प्रमोटर होल्डिंग कितनी रहेगी? सर हमारी करीब 74 पॉइंट समथिंग है। So as per the norms, we are offloading 26 plus some percentage into the market. Yeah. हाँ, तो वो 26 निकल के आपकी 74 के आसपास बचेगी। जी। ओके, तो ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए होगा, और 74% प्रमोटर होल्डिंग बनी रहेगी। और राजेश जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये बिज़नेस बहुत रोबस्ट है, डिमांड की कोई कमी है नहीं अब यहाँ पे।
तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि सर आपके मैं एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए शेख और आपके दर्शकों के लिए जी। कि ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन है। टुडे इज द सेकंड डे ऑफ आईपीओ एंड I extend my heartiest New Year greetings to all your viewers through your. नहीं बिल्कुल, हमने स्क्रीन पर लिख के दिखा दिया है राजेश जी कि 4 से 6 जनवरी के बीच में आईपीओ खुला हुआ है। जो लोग इस इंटरव्यू देख के उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वो लोग खुद भी पढ़ाई करें और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए चूंकि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए लॉट साइज होती है एसएमई के आईपीओ में 3000 की लॉट साइज है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 38 रुपये का भाव है, तो गुणा कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको पैसे उसमें देंगे। सर मेरा नाम रमेश अग्रवाल है, जस्ट फॉर योर। हाँ, मैं रमेश अग्रवाल, राजेश मेरे मुंह से निकला था 2 बार, रमेश अग्रवाल जी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छी लिस्टिंग हो आपकी, हम लोगों की कामना है, और हम लोग फिर जब लिस्ट हो जाएगी तो फिर कभी एक बार बातचीत करेंगे आपसे। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच जी। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम लोग मार्केट में चलेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और नज़र डालिए मार्केट में 17,912, 18,000 ठीक से तोड़ दिया है इसने, और बैंक निफ्टी 42,430 यहाँ पे भी ठीक ठाक हो गया है मामला। वीरेंद्र को जोड़िए आज। वीरेंद्र जी 18,000 तो टूट गया, अभी कहाँ पे सपोर्ट? नहीं जी देखिए, क्लियरली बात हुई थी मॉर्निंग में। आई मीन जिस तरीके से फूफा की प्लेसमेंट है, आई मीन एफआईएस की प्लेसमेंट है, आई मीन कॉल राइटर, इंडेक्स सेलर, कैश सेलर, स्टॉक फ्यूचर सेलर, पुट्स में शॉर्ट कवर कर लेना, उनका अगर आप देखें इस बाजार में एग्रीमेंट नहीं था। एक ही चीज़ हमें सेव कर सकती थी नीरज जी सुबह सुबह, वो था कि शुरुआती 18,000 या 43,000 के पुट राइटर्स अगर कुछ कन्विक्शन दिखाते, बट वंस दे वॉलेटेड दैट जोन 43,000 और 18,000, कुछ बचा नहीं है। नीरज जी, निफ्टी बैंक ने आज का सबसे क्रिटिकल लो लगा लिया है, और एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी, आज का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपने बैंक निफ्टी में पैसा कमा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है नीरज जी निफ्टी में अभी करीब करीब यहां से 854 तक का, 17,854 तक का डाउन साइड खुला हुआ है। उसी के बाद आई थिंक थोड़ी सी रिकवरी की संभावना है, लेकिन प्रॉफिट्स में ऑलरेडी अगर आप देखें 100-125 पॉइंट के आपके शॉर्ट होंगे, बट मुझे लगता है 8,854 पेंडिंग है अभी। तो सारे पुट राइटर वहां चले गए हैं क्या अब 854 पे? नहीं, पुट राइटर तो है ही नहीं नीरज जी इस बाजार में इस वक्त। आज तो पुट राइटर एकदम खुला खेल है क्या आज तो पुट राइटर नहीं। देखिए अब फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में देखिए नीरज जी, कल क्या हुआ, कल मेरे पास डेटा नहीं था कि मैं कहूं कि भाई बाजार में मंदी होगी, लेकिन कल रात की भाव कॉपी, कल रात के एफआईएस के सेट्स इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि वंस 18,000 गया क्रैक आएगा। बड़ी बात यह है कि अब नीरज जी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट राइटर 18,000 से हट के 17,500 के आसपास चला गया है। तो अभी इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस 17,800 17,900 के जोन में आपको कोई पुट राइटर नहीं मिलेगा नीरज जी। ओके, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 17,500 के आसपास पुट राइटर है। चलिए खैर देखते हैं कि आज क्या तस्वीर क्लोजिंग के समय बनती है। अगले 1.5 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अनुज, वीरेंद्र और हर्षदा आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बनाएंगे, और आप वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ये आपके लिए होगा। छोटा सा ब्रेक, लौट कर तुरंत आते हैं।